Hi everyone, welcome back again to this particular class of the monetary economics. Guys, लास्ट क्लास में हमने काफ़ी सारी चर्चा इकोनॉमिक्स के बारे में की थी। हमने यूनिट नंबर पहला आपका स्टार्ट किया था। यूनिट नंबर पहला हम पढ़ रहे हैं मनी के बारे में चीज़ें, ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने कुछ बातें मनी से रिलेटेड सीखी थी। तो आइए एक बार रिवाइज करते हैं फिर से इस क्लास में कि हमने लास्ट क्लासेस में क्या क्या ऑलरेडी पढ़ा है। लास्ट क्लासेस में हमने जो जो पढ़ा है उसके रिगार्डिंग हम रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम आगे के कंसेप्ट्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो हमने जो सिलेबस है वो स्टार्ट किया था आपका बीकॉम थर्ड सेम का इकोनॉमिक्स, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने मनी पढ़ लिया था ऑलरेडी। मनी हमने जिसमें क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था इसमें बार्टर सिस्टम पढ़ा था, ठीक है। ये बार्टर सिस्टम ऑलरेडी हमारा हो गया है। बार्टर सिस्टम हमने पढ़ा था, फिर हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद हमने कंडीशंस देखे थे कि बार्टर सिस्टम फ्लरिश क्यों हुआ, मतलब क्यों बार्टर सिस्टम को इतना ज़्यादा लोगों ने डिमांड किया था। उसके बाद हमने पढ़ा है कि डिफिकल्टीज क्या क्या आती थी बार्टर सिस्टम में, ये भी हमारा हो चुका है। उसके बाद हमने पढ़ा था मनी एंड इट्स फंक्शन, मनी और उसके फंक्शन क्या है। तो मनी और उसके फंक्शंस में हमने सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ मनी देखे थे, जिसमें M1, M2, M3 और M4 हमने पढ़ा था। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि फंक्शंस ऑफ मनी क्या क्या होंगे। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड कॉन्टिंजेंट फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको लर्न ही करके जाना है, ठीक है। अब हमको इवोल्यूशन ऑफ मनी पे आना है, ठीक है। आज अपना जो एजेंडा रहेगा वो क्या रहेगा मैं आपको बता दूं पहले ही। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ इंडियन रुपीज, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन रुपीज पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मनी पढ़ेंगे और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भी पढ़ेंगे, ठीक है। इतना होने के बाद आज हमारा ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। और एक्चुअली एक और बात बता दूं कि इवोल्यूशन ऑफ इंडियन रुपीज और टाइप्स ऑफ मनी दोनों एक ही बात है। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन रुपीज और टाइप्स ऑफ मनी दोनों एक ही बात है, ठीक है क्या। क्योंकि इवोल्यूशन मतलब कैसे धीरे धीरे मनी का आगाज हुआ, ये हमको पढ़ना है। और टाइप्स ऑफ मनी मतलब कितने टाइप्स के मनी पाए जाते हैं दुनिया में। समझ में आया। ऑब्वियसली दुनिया मतलब हमारी दुनिया इंडिया ही है, ठीक है। मेरा भारत महान, क्योंकि हम लोग इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंडियन इकोनॉमी के बारे में ही हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो इवोल्यूशन ऑफ मनी और टाइप्स ऑफ मनी, ठीक है। ये दो कंसेप्ट अभी पढ़ लेंगे और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भी हम लोग पढ़ेंगे और साथ साथ इस यूनिट को कहेंगे अलविदा, ठीक है। आज अपना यूनिट हो जाएगा खत्म। तो आइए बिना देर किए आते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी। तो इवोल्यूशन ऑफ मनी को ही बेटा बोलते हैं, इसको ही मैं नाम दूंगा, इवोल्यूशन ऑफ मनी को ही बोलेंगे हम टाइप्स ऑफ मनी भी। कितने प्रकार के मनी होते हैं और मनी का आगाज धीरे धीरे कैसे हुआ, ठीक है। बोथ आर द सेम थिंग्स। तो सबसे पहले दुनिया में पाई जाती थी कमोडिटी मनी। सबसे पहले जो दुनिया में पाए जाते थे वो कौन सी मनी पाई जाती थी, वो कमोडिटी मनी पाई जाती थी। सर कमोडिटी मनी यानी क्या होता था। कमोडिटी यानी आप किसी को कोई वस्तु दे दो और उसके बदले में आपको वस्तु दे देगा। ये बार्टर सिस्टम से भी पहले के जमाने की बात कर रहा है, समझ में आएगा। आप पुराने जमाने में जैसे कि आदि मानव एंड ऑल बाकी सब लोग रहते थे, तो आपने देखा होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि वो ऐसे कुछ नोकीले पत्थर एंड ऑल ये सब चीजें आपको हिस्ट्री में पढ़ाते थे। शंख वगैरह जो रहते थे, उसमें भाला वगैरह भी आता था, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। तो कमोडिटी मनी यानी कि ये देखो पिक्चर में दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कमोडिटी मनी। इसको हम आज भी यूज करते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो चीजें दिख रही है आपको, इन चीजों को हम आज भी यूज करते हैं, है ना। जैसे किसी को चंगाष्टक खेलना होता है। चंगाष्टक आप लोग खेलते हैं? बिल्कुल खेलते हैं सर। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये क्या गेम होता है, जिन्होंने खेला है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जो कमोडिटीज यूज करते थे, कोई भी वस्तु यानी वस्तु के बदले में वस्तु लेना, यानी होता था कमोडिटी मनी। चलो आप इसको पढ़ते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ कमोडिटीज यूज एज मनी। एनी टाइप ऑफ कमोडिटी, कोई भी टाइप ऑफ कमोडिटी जो होती थी वो मनी के तौर पे यूज करते थे। सिंपल सी बात है। अगर मुझे जैसे कि एग्जांपल मान लो, क्या पकड़ लूं मैं, ये कैलकुलेटर है मेरे पास, मुझे ये कैलकुलेटर बहुत अच्छा लगा, ठीक है। मुझे ये कैलकुलेटर बहुत अच्छा लगा और मान लो कि दूसरा और क्या चीज ले सकते हैं, जी हाँ, ओके चलो, ये पेन होल्डर है। ये पेन होल्डर है मेरे पास और ये कैलकुलेटर है। मुझे ये पेन होल्डर बहुत अच्छा लगा, तो मुझे पेन होल्डर ये लेना है। अगली वाली पार्टी क्या बोलती है कि अगर आपको ये पेन होल्डर लेना है तो मुझे ना ये कैलकुलेटर दे दो। तो मैं उसको कैलकुलेटर दे देता था, वो मुझे क्या दे देता, पेन होल्डर दे देता। देखो मैंने
पेन होल्डर को मनी के तौर पे यूज किया, मतलब कमोडिटी, किसी वस्तु को मैंने किसी और को दे दिया, किसी वस्तु को मैंने किसी और को दे दिया और उसके बदले में एक और वस्तु खरीद लिया। समझ में आएगा कहानी? तो इसको हम बोलेंगे कमोडिटी मनी। डिफरेंट एनिमल्स वेयर टेकन एज द मनी इन द डिफरेंट एरियाज, जैसे कि नेमली काउ, गोट, शीप एक्सेट्रा। अब उस जमाने में ये कैलकुलेटर और ये पेन होल्डर तो थे नहीं, तो उस जमाने में क्या होता था कि किसी भी एनिमल की स्किन हो गई, एनिमल की स्किन हो गई, किसी भी एनिमल्स के हॉर्न्स हो गए, मतलब सींग हो गए, ठीक है क्या, किसी भी एनिमल के हाथी के दांत वगैरह हो गए, तो इससे नोकीली चीजें बना के वो लोग देते थे और उसके बदले में उनको दूसरी चीज मिलती थी। क्लियर है क्या? इन सम प्लेसेस व्हीट, जवार, राइस केम टू नोन एज अ मनी। अब कुछ कुछ जगह पे राइस, गेहूं, जवार ये सब देके भी उनको जो चाहिए था वो चीजें वो लेकर आते थे। समझ में आएगा कहानी? बिल्कुल। तो ये कमोडिटी मनी मतलब सिंपल भाषा में याद रखो कि आपको पैसे के बदले में क्या देना है, वस्तु देना है, वस्तु के बदले में आपको वस्तु खरीदनी है। उसके बाद था मेटालिक मनी। जैसे ही देखो इवोल्यूशन, मतलब मैं सिखाऊंगा आपको क्या होता है, पहले के तो आप एक बार समझ लो, ये जो टाइप्स है मनी के ये आप पहले समझ लो। उसके बाद आता था मेटालिक मनी। मेटालिक मनी यानी क्या होता है? जो कि मेटल्स के रहते थे, ये देखो यहाँ पे दिखा है मैंने, ये मेटल्स के सब मनी दिख रहे थे आपको। पुराने ज़माने के सिक्के, ये ओल्ड कॉइन्स है। बहुत लोगों को शौक होता है, बहुत स्टूडेंट्स को, बहुत बच्चों को शौक होता है ओल्ड कॉइन्स को कलेक्शन करने का, ठीक है। तो ये कलेक्शन है, वन ऑफ द कलेक्शन, ठीक है। चलो ध्यान दो। तो स्टैंडर्ड मनी इन द फॉर्म ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वॉज इवॉल्व्ड विद द ग्रोथ ऑफ द सिविलाइजेशन। जैसे जैसे सिविलाइजेशन की ग्रोथ हुई, सिविलाइजेशन की ग्रोथ हुई मतलब जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी, जैसे जैसे लोगों का विकास होते गया, वैसे वैसे कॉइन्स के तौर पर गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स क्या होते लग गए, यूज करने लग गए एज पर मनी, ठीक है। जैसे कि जिसको मुद्राएं बोलते थे, राजा महाराजाओं के जमाने में राजा बोलते थे कि प्रधान जी इनको मुद्राएं दी जाए, इनको सोने के सिक्के दिए जाए, बराबर है क्या। तो उस जमाने में सोने के सिक्के चलते थे, गोल्ड कॉइन्स चलते थे, सिल्वर कॉइन्स चलते थे, कॉपर कॉइन्स भी चलते थे। ये देखो यहाँ पर तीनों दिए हुए हैं, गोल्ड भी दिया हुआ है, कॉपर भी दिया है, सिल्वर भी दिया है। ये तीनों कॉइन्स चलते थे, उसको हम बोलते थे मेटालिक मनी। समझ में आया? एज द डिमांड ऑफ मनी, एज द डिमांड फॉर मनी ग्रीव, एक सेकेंड ये दिख नहीं रहा है, मैं इसको थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ। ये देखो अभी दिख रहा है आपको? जी सर। तो बोलता है एज द डिमांड फॉर द मनी ग्रीव द सप्लाई ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स इन द रिलेशन टू द डिमांड बिकम्स लेस। अब बोलता है कि जैसे ही पैसा ग्रो होने लग गया, पैसे का सप्लाई ग्रो होने लग गया, तो गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स का जो सप्लाई था वो बढ़ने लग गया, उसकी डिमांड भी बढ़ने लग गई, उसकी डिमांड क्या हो गई? लेस हो गई। बोलता है सर अब जैसे कि पहले के जमाने में जो हुआ करते थे वो हुआ करते थे गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स। ये देखो गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स हुआ करते थे तो उसकी डिमांड ज्यादा होने लगी। अब डिमांड लोग ज्यादा करने लग गए तो सप्लाई भी लोग ज्यादा करने लग गए, और इतना ज्यादा सप्लाई हो गया, सोने के सिक्के, सिल्वर के, चांदी के सिक्के इतने ज्यादा आने लग गए कि लोग उसकी डिमांड कम करने लगे। समझ में आएगा? ऑब्वियसली बात है, जिस चीज का सप्लाई बहुत ज्यादा होता है उसकी डिमांड ऑलवेज कम होती है, ठीक है क्या। ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा मिलती है हमको उसकी डिमांड कुछ नहीं है, बराबर है क्या? क्लियर है बात? चलिए आगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तुम है तो एयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। एयर का सप्लाई, एयर ऑक्सीजन का सप्लाई इतना है अपनी नेचुरल एनवायरनमेंट में कि उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंज्यूम करते हैं, बराबर है ना। हम इंसान जिंदा ही है कि हवा है इसलिए हम लोग जिंदा है। तो आप बताइए कोई चीज हवा खरीदता है क्या? आजकल हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन खरीदे जाते हैं, लेकिन अगर मैं साधारण इंसान की बात करूं तो कोई बंदा क्या हवा को खरीद लेता है क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका सप्लाई बहुत ज्यादा है तो उसकी डिमांड बहुत कम है। तो बोलता है कि ऐसा हुआ था कि गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन्स का सप्लाई बहुत ज्यादा होने लग गया, उनका सप्लाई बहुत ज्यादा होने लग गया, इसलिए उनकी डिमांड क्या हो गई? लेस हो गई। लोग ये पैसे को कम यूज करने पड़ेंगे। देन उसके बाद टोकन कॉइन इवॉल्व्ड, टोकन कॉइन का आगाज हुआ। फिर कौन से कॉइन आए? टोकन कॉइन्स। सर टोकन कॉइन्स यानी कि यही वाले, जैसे देखो यहां पर दिया हुआ है पेपर मनी क्या होता है। अब देखो पेपर मनी क्या होता है, देखो पेपर मनी क्या होता है। इट इज द मॉडर्न इवोल्यूशन ऑफ मनी
द नीड ऑफ विच अराइज ड्यू टू द स्कैर्सिटी ऑफ मेटल एंड एक्सपेंशन ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड। ठीक है, मतलब क्या, पेपर मनी कैसे आए? पेपर मनी आए कि जैसे जैसे इवोल्यूशन होते गया मनी का चेंजेस, मनी में चेंजेस आते गए, तो जो नीड है मेटल की वो क्या हो गई, कम होने लग गई, स्कैर्सिटी आ गई। देखो स्कैर्सिटी ऑफ मेटल मतलब जैसे कि आप सोचो, अगर हर जगह सिल्वर के ही कॉइन बनते तो सिल्वर में कमी आने लगेगी, गोल्ड के ही कॉइन बनते तो गोल्ड में गिरावट आने लगेगी, कमतरता आने लगेगी उसमें। ठीक है, तो उसके लिए लाया गया कौन सा मनी? पेपर मनी। गोल्ड कॉइन्स या मेटल कॉइन्स या फिर आप बोल सकते हो टोकन कॉइन्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लग गए थे। इसके कारण गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, इनकी जो डिमांड है, इनका जो सप्लाई है वो कम होने लग गया था, यानी कि ये ज्यादा मिलते नहीं थे, यानी कि इनकी स्कैर्सिटी आने लग गई थी, कमतरता आने लग गई थी। इसलिए इवोल्यूशन हुआ पैसे का, मनी का इवोल्यूशन हुआ, मनी में कुछ चेंजेस हुए और लाया गया पेपर मनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। उसके बाद आता है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी मतलब एकदम सिंपल है, ये आप आज के जमाने में यूज भी करते हैं। मनी हैज सीन न्यू लाइट इन द फॉर्म ऑफ द क्रेडिट मनी लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स, चेक्स एक्सेट्रा, विद द क्रेडिट कार्ड्स बीइंग द लेटेस्ट। बराबर है क्या? अब ये जो भी बात कही है ये आपको समझ में आया होगा, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट मनी, और यहाँ पर दिया भी है, ये देखो। ठीक है, यहाँ पर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी दिए हुए हैं, समझ में आया क्या? बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी कि चेक वगैरह, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसको कहते हैं। उसके बाद आता है नियर मनी। नियर मनी क्या होता है? देखो, नियर मनी रेफर्स टू दोज प्रॉमिसरी नोट्स व्हिच कैन बी readily converted into the money through these are not readily used to buy the goods and services। अब नियर मनी मतलब ऐसे मनी, नियर मनी मतलब ऐसे मनी जैसे कि कोई बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज सबको पता है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक प्रकार का अग्रीमेंट होता है, ये वैलिड एग्रीमेंट होता है, ये एनफोर्सिएबल लॉ होता है, यानी कि लॉ इसको परमिशन देता है। अगर एग्रीमेंट में आप किसी चीज को लिखोगे, साइन करोगे, तो उसको वैल्यू हो जाती है उतनी। जैसे कि मैं लिखूंगा कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को 10 लाख रुपए दिए हैं और इसने मुझे 2 महीने बाद देने का वादा किया है, तो वो हो गया एग्रीमेंट, तो उसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहते थे। अगर इस एग्रीमेंट को मैं जाकर किसी मॉल में जाऊं या फिर मैं कार खरीदने गया, चलो मान लो मैं कार खरीदने गया, आई एम गोइंग टू परचेस अ कार, दिस इज माई ब्यूटीफुल कार। ओहो, ठीक है क्या, मैं ये कार खरीदने गया, कार की कॉस्ट थी 10 लाख रुपए की और मेरे पास एक अग्रीमेंट था 10 लाख रुपए का। अब आप बताओ कि क्या मैं इसको अग्रीमेंट देकर ये कार खरीद सकता हूँ क्या? ये मुझे लात मार के बाहर निकाल देगा, बोले निकल यहाँ से, क्या लेके आया एग्रीमेंट, पैसा लेके आओ। समझ में आएगा? हम पैसे के बिना तो मानेंगे नहीं, आप पैसा लेके आओ, हम वैसे मानेंगे नहीं। ठीक है, तो देखो बेटा कि जब वो बोल रहा है कि आप इसको किसी गुड्स को परचेस करने के काम में नहीं ला सकते हो, आप इसको सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। ये एग्रीमेंट को आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, मनी में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इससे कोई गुड्स बाय नहीं कर सकते, इससे कोई गुड्स हम खरीद नहीं सकते। समझ में आया? तो इसको हम बोलेंगे क्या? नियर मनी। ऐसे पैसे देखो यहाँ पे लिया है, ऐसा अमाउंट, आई थिंक सो कि ये पिछले क्लास में मैंने पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक बार और पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि टाइप्स ऑफ मनी और इवोल्यूशन ऑफ मनी बोथ आर द सेम थिंग्स। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि नियर मनी रेफर्स टू दोज प्रॉमिसरी नोट्स व्हिच कैन बी रेडिली कन्वर्टेड इनटू द मनी। देखो, ऐसे प्रॉमिसरी नोट्स जो मनी में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन उससे आप कोई भी गुड्स और सर्विसेज परचेस नहीं कर सकते। समझ में आया? जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, इस एग्रीमेंट से मैं कार नहीं खरीद सकता, लेकिन ये एग्रीमेंट मैं पैसे में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। समझ में आया? जिसको हम डिस्काउंटिंग ऑफ बिल भी कहते हैं, राइट। आई होप कि यहाँ तक की बातें आपको सबको समझ में आई होंगी। यहाँ तक हमने कंसेप्ट पढ़ लिए थे। ठीक है, तो अभी हमारा जो खत्म हुआ वो क्या क्या चीजें खत्म हुई जरा देख लो। हमारा जो खत्म हुआ अभी तक के, हमने बार्टर सिस्टम निपटा दिया, मनी और उसके फंक्शन भी देख लिए, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन रुपीज भी देख लिया और टाइप्स ऑफ मनी भी देख लिया। ठीक है, अब एक ही चीज बची है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। अब देखो, इवोल्यूशन ऑफ मनी मतलब क्या, आप ऐसे ही लिख सकते हैं, दोनों क्वेश्चन आए तो आपके आंसर सेम ही होने चाहिए। इवोल्यूशन ऑफ मनी मतलब सबसे पुराने जमाने में कमोडिटी मनी यूज होता था, फिर उसके बाद मेटालिक मनी, पहले होता था कमोडिटी मनी यूज, फिर आया मेटालिक मनी।
ठीक है। फिर आया पेपर मनी, फिर आया क्रेडिट मनी, फिर आया नियर मनी। ये अभी रिसेंट में ट्रेंड में चल रहे हैं। बात समझ में आई क्या? बिल्कुल समझ में आई सर। तो इवोल्यूशन मतलब धीरे धीरे पैसों का आगाज कैसे होते गया और कितने प्रकार के पैसे हैं, तो दोनों एक ही है बेटा, ठीक है। चलिए, तो हमारा अभी बचा है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को हम पढ़ेंगे, इसी वीडियो में पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। लेकिन तब तक अगर आप एक बार आपके पास नोट्स अवेलेबल है तो आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, मुझे एक बात ऐसी बतानी है आपको कि यहाँ पर आपको ना एक चीज़ ऐड करनी है। यहाँ पर ये जो कंटेंट है टाइप्स ऑफ मनी के बाद आपको एक चीज़ यहाँ ऐड करनी है। क्वांटिटेटिव थ्योरी के पहले हम लोग जो है एक और टॉपिक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है मेथड्स ऑफ नोट इशू, ठीक है। और पेपर में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बुक चेक किया था, आपको टाइप्स ऑफ मनी आ गया तो आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन टाइप्स ऑफ मनी जो है उसके 4 टाइप अलग से दिए हुए हैं। 4 टाइप है, वही है, यही नाम। कौन से नाम? ये नियरर मनी, कमोडिटी मनी है, यही नाम, बस उसको थोड़ा सा अलग ढंग में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में सिखा दूंगा टाइप्स ऑफ मनी। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, अभी अपने जो टॉपिक्स कवर हुए हैं वो टॉपिक्स कवर हुए हैं बार्टर सिस्टम, मनी एंड इट्स फंक्शन, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन रुपीस, अभी मैंने आपको सिखाया। अभी जो पेंडिंग है वो पेंडिंग है टाइप्स ऑफ मनी। टाइप्स ऑफ मनी भी वही है जो मैंने अभी सिखाया, वही आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगले क्लास में क्लैरिटी दे दूंगा। उसके बाद आज के क्लास में हम ये पढ़ेंगे मेथड ऑफ नोट इशू। नोट इशू की कितनी मेथड्स है, समझ में आया? और क्वांटिटी थ्योरी अभी भी पेंडिंग है अपनी। क्वांटिटी थ्योरी एक्चुअली थोड़े से न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें, मुझे लगा छोटा सा टॉपिक होगा, उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी हमारा अगला क्लास लगेगा, अगले क्लास में हमारा एजेंडा रहेगा कि अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ मनी और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है। आज की क्लास में अभी पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ नोट इशू। तो नोट इशू के क्या क्या मेथड्स होते हैं, चलो देखते हैं। आपकी जो हैंड रिटन नोट्स है वो बस यही तक थी, बिकॉज आप देख सकते हैं हैंड रिटन नोट से हैंडराइटिंग थोड़ी सी गंदी आती है और उसमें लिखने के लिए काफ़ी समय भी लगता है। उससे अच्छा मैं आपको प्रिंटेड नोट्स ही दे दूंगा। यहाँ तक के टॉपिक की आपके पास ये हैंड रिटन नोट्स ही रहेगी, जैसी दिख रही है वही अवेलेबल रहेगी। इसके बाद से आपके पास प्रिंटेड नोट अवेलेबल रहेंगी। प्रिंटेड नोट किस तरीके से रहेंगी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आपके पास प्रिंटेड नोट्स आएंगी, ठीक है जी। चलिए, तो मेथड ऑफ नोट इशू। नोट कितने प्रकार से इशू होता है? नोट कितने प्रकार से इशू होता है देखो। मेथड्स ऑफ नोट इशू, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज आईएमपी। ये तीनों में से एक मेथड हर बार पूछी जाती है 8 मार्क्स के लिए, समझ में आया? तो ये भी आपको पढ़ के जाना है। ये जो है इसको टिक लगा लो और इसको कर लो आईएमपी। आईएमपी मतलब टफ नहीं है, आईएमपी मतलब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आपको लर्न करके जाना है, ठीक है। अब देखो, मैं आपको थोड़ा सा एक मोटा मोटी इस मेथड्स के बारे में बता देता हूँ, ताकि हमको उसके बाद रीड करेंगे तो बहुत अच्छी चीजें समझ में आएंगी। देखो, मेथड्स ऑफ नोट इशू जो है वो 3 प्रकार की मेथड आती है नोट इशू करने की। ये जो मैं नोट्स बना रहा हूँ ये आपको एक कॉपी रखनी है अपने साथ साथ, जब मैं पढ़ाते जाऊंगा तब तक आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स करके ये बनाना है, ताकि आपको पेपर में आसानी जाएगी। पहली जो मेथड आती है वो आती है, ये देखो यहाँ दिया है, फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम। फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम, इसको ना बहुत लोग फुल रिजर्व सिस्टम भी कहते हैं। ये 2 नाम है इसके,
फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम और फुल रिजर्व सिस्टम। अब देखो होता क्या है, कंट्री कोई भी हो, हर कंट्री में करेंसी इशू की जाती है। जैसे कि लेट अस सपोज कोई भी कंट्री हो, हर कंट्री में करेंसी इशू की जाती है। करेंसी मतलब नोट, पैसा इशू किया जाता है, और वो काम होता है उस कंट्री के सेंट्रल बैंक का। ये सेंट्रल बैंक है, और हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे आरबीआई के बारे में। ठीक है क्या, हम पढ़ेंगे आरबीआई के बारे में। तो मैं कह रहा था हर एक कंट्री का अपना सेंट्रल बैंक होता है और अपनी कंट्री का है आरबीआई। तो आरबीआई क्या इशू करता है? करेंसी। इंडियन करेंसी रुपीस में है, आरबीआई इशू करता है। जी, आरबीआई करता है इशू करेंसी, इंडिया की आरबीआई इशू करता है, बराबर है क्या। अब आरबीआई ना नोट इशू 3 तरीके से करता है, 3 मेथड है नोट इशू करने की। ठीक है, आपको क्या लगता है नोट छापने की मशीन है तो छापो पैसा? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, गवर्नमेंट को कोई भी चीजें आरबीआई के पास गिरवी रखनी पड़ती है, मॉर्गेज करनी पड़ती है, तब जाके वो नोट प्रिंटिंग मशीन छपती है, छापती है नोट्स। समझ में आया क्या? अगर ऐसा रहता तो फिर सही बात है, फिर तो बीजेपी आई है तो छापो नोट, पैसा ही पैसा। कांग्रेस आई है तो नोट छापना ही बंद करो, ऐसा नहीं होता बेटा। ठीक है, जब कभी आरबीआई पैसा छापती है तो आरबीआई गवर्नमेंट से कुछ सिक्योरिटी लेती है। तो उसकी 3 मेथड है कि किस तरीके से नोट्स इशू होती है। तो सबसे पहला है फिड्यूशियरी, फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम, यानी कि फुल रिजर्व सिस्टम। फुल रिजर्व सिस्टम यानी क्या होता है, मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। जैसे लेट अस सपोज गवर्नमेंट को 100 करोड़ के नोट चाहिए। ठीक है, 100 करोड़ गवर्नमेंट को प्रिंट करवाना है। इसके बदले में गवर्नमेंट को, आरबीआई को, मैं थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूं, उसको एग्जांपल समझा देता हूं। जैसे कि मान लो ये आरबीआई है, सेंट्रल बैंक, और ये गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट में मैं यहाँ मोदी जी बना देता हूँ। ठीक है, पात्र घटना काल्पनिक है, वास्तविक जीवन से किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है। एवं अगर कोई संबंध पाया गया तो वो केवल संयोग होगा। ठीक है क्या। अब देखो मोदी जी गए आरबीआई के पास, आरबीआई को बोला आरबीआई मुझे ना 100 करोड़ रुपए चाहिए। आरबीआई बोलता बेटा ऐसा नहीं होता है, आपने बोल दिया हमने छाप दिया, ऐसा थोड़ी होता है। इसके बदले में आप 100 करोड़ से कुछ तो रखो हमारे पास गिरवी, तब जाके हम 100 करोड़ रुपए देंगे। आप ज्वेलर्स के पास जाते हो, आप जब ज्वेलर्स के पास जाते हो, ज्वेलरी शॉप में जाते हो, अगर आपको पैसा चाहिए तो गोल्ड देना पड़ता है ना, उसको बिल्कुल देना पड़ता है। तो बस उसी प्रकार से तो गवर्नमेंट को अगर 100 करोड़ चाहिए तो आरबीआई गवर्नमेंट को 100 करोड़ तो देगा, लेकिन 100 करोड़ की ही कोई चीज गवर्नमेंट को आरबीआई के पास रिजर्व रखनी पड़ेगी। उसको बोला जाता है फुल रिजर्व सिस्टम। उसको बोला जाता है फुल रिजर्व सिस्टम। ठीक है, चलो यार ये छोड़ो, मजा नहीं आ रहा इसमें। इसको बोला जाता है फुल रिजर्व सिस्टम। फुल रिजर्व सिस्टम मतलब भैया जितना पैसा चाहिए ना उतने रुपए की चीज हमारे पास रिजर्व रखनी पड़ेगी। ऐसा कौन कहता है? आरबीआई। उसको बोलते हैं फुल रिजर्व सिस्टम, और उसी को फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम भी कहा जाता है। बात समझ में आई? तो ये पहली मेथड है। चलो आइए इसको पढ़ते हैं। इसमें कहा है अंडर दिस सिस्टम the central bank of the country is permitted to issue the fixed amount of note without any metallic reserves। देखो मेटालिक रिजर्व नहीं चाहिए, कोई चीज आपको रिजर्व करनी पड़ेगी, आपको पूरा का पूरा फिक्स्ड अमाउंट आरबीआई क्या करेगा? इशू करेगा। दिस लिमिट इज कॉल्ड द फिड्यूशियरी इशू एंड इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखो बोले मेटल नहीं चाहिए, हम लेंगे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है ना सर, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी क्या क्या होती है? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, बोले सर गवर्नमेंट के बॉन्ड्स कैसे होंगे? गवर्नमेंट कंपनी चलाती है ना,
गवर्नमेंट्स की बहुत सारी कंपनीज है, जैसे कि इंडियन रेलवे गवर्नमेंट कंपनी है, उसके अंदर आरबीआई क्या मांगती है, बॉन्ड मांगती है, शेयर्स मांगती है, ये सिक्योरिटी होगी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको रिजर्व रखनी पड़ती है, समझ में आएगा। आरबीआई पैसा देंगी लेकिन अपने कंपनी के शेयर इंडिया गवर्नमेंट को आरबीआई के पास गिरवी रखने पड़ते हैं, और अगर 100 करोड़ रुपए से तो 100 करोड़ के शेयर गिरवी रखने पड़ेंगे, ठीक है। आगे बोलता है बट ऑल नोट्स इशूड अबव दिस मस्ट कवर्ड बाय द 100% मेटालिक रिजर्व, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस इज अटेंड टू कन्वर्टेबिलिटी ऑफ नोट्स। देखो यहाँ पे बोला है, लेकिन अगर आपको कन्वर्ट करना है पैसा तो फिर वो कन्वर्ट करके देगा। ये देखो यहाँ जो हुआ ये उधार मांगना हुआ, लेकिन अगर आपको पैसा कन्वर्ट करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बैंक के पास गया, मेरे पास गोल्ड भी है और मेरे पास कुछ पैसे भी है, कॉइन्स है, जैसे कि मैं हूँ, जैसे कि ये दिस इज, मान लो यू, आप हो, आप बैंक के पास गए, आपके पास दोनों चीजें हैं, आपके पास दोनों चीजें हैं, आपके पास कॉइन्स भी है और आपके पास गोल्ड भी है। आपके पास कॉइन्स है ₹1 लाख की, चिल्लर है 1 लाख रुपए की पूरी तो बताओ अगर आपको ये कॉइन्स को बैंक को देना है तो बैंक आपको कन्वर्ट करके पैसा देगी क्या? अरे बिल्कुल देगी। अगर आप कॉइन मेटल देते हो, मेटालिक मनी बैंक को देते हो और बैंक उसके बदले में आपको पेपर मनी देगा, हमने पढ़ा अभी, समझ में आई कहानी, इसमें कोई आपकी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको उधार चाहिए तो फिर ये जो गोल्ड है ना, जितने रुपए का गोल्ड आप रखोगे उतना ही पैसा बैंक आपको देंगी, उसके अलावा पैसा नहीं देंगी, समझ में आया। बस यही है, गवर्नमेंट को अगर उधार चाहिए तो फिर सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, और अगर गवर्नमेंट को क्या चाहिए, कन्वर्ट करना है तो मेटालिक मनी 100% कवर कर सकता है। ये देखो याद दिया है, मेटालिक मनी को 100% क्या कर सकता है, कवर कर सकता है। समझ में आया क्या? चलो आगे। दिस सिस्टम वाज अडॉप्टेड बाय द इंग्लैंड अंडर द बैंक चार्टर एक्ट 1844। ये सिस्टम इंग्लैंड से आया हुआ है, हमने इंग्लैंड के बैंक चार्टर एक्ट में, कानून है बैंक चार्टर एक्ट नाम से, 1844 का उसका कानून बनने का ईयर है, तो वहां से ये सिस्टम अडॉप्ट किया है। दिस सिस्टम इज सेफ बट अनइकोनॉमिकल एंड मेक द नोट इशू comparatively inelastic and unresponsive to the changes in the trade and the industries। तो देखो बोलते ये जो सिस्टम है ठीक है, लेकिन ये इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक है मतलब इसमें ज्यादा डिमांड नहीं है, मतलब ज्यादा ये चलता नहीं है, ठीक है क्या? ये ज्यादा क्यों नहीं चलेगा आप बताओ। और यहाँ पर बोला है कि इसमें ऐसे कोई इंडस्ट्रीज या फिर ट्रेड पे कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है, ये बिल्कुल चेंजेस नहीं लाता है, कुछ उसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं होते इंडस्ट्रीज और ट्रेड के ऊपर। क्यों नहीं होगा? तो सोचो ना, गवर्नमेंट को अगर 100 करोड़ उधार चाहिए तो गवर्नमेंट को 100 करोड़ की चीजें रखनी होंगी। ये तो वही बात होगी, मेरे पास 1 लाख रुपए की चीज है और मैं बैंक के पास गया कि मुझे 1 लाख रुपए दो, बैंक बोलती है कि आप मुझे 1 लाख रुपए की दे दो, कुछ गिरवी रखो मेरे पास, तो मैं गोल्ड बैंक के पास गिरवी रख दिया, बैंक ने मुझे 1 लाख रुपए दे दिए। क्या मतलब है इसमें? मेरे पास ही गोल्ड है तो 1 लाख रुपए तो ऑलरेडी मेरे पास 1 लाख रुपए की चीज है और उसी को पैसे में लेने के लिए मैं, अगर गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी 100 करोड़ की चीज है तो गवर्नमेंट पैसा लेने क्यों जाएंगी? वो 100 करोड़ की चीजों को बेचेंगी, गिरवी रखेंगे और पैसा लेंगी। समझ में आएगा? तो ये इंडस्ट्रीज और ट्रेड में ज्यादा वर्क नहीं करता है। आगे बोला है दिस सिस्टम कैन नॉट वर्क एफिशिएंटली इन द एग्रीकल्चर कंट्रीज लाइक द इंडिया वेयर द डिमांड ऑफ द करेंसी वेरीज फ्रॉम सीजन टू सीजन। तो यहाँ पे पहले दिया हुआ है ये सिस्टम इंडिया में काम नहीं करता। जो एग्रीकल्चरल कंट्रीज है जहाँ पे खेती बाड़ी ज्यादा होती है उस कंट्री में ये सिस्टम काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में जो करेंसी की डिमांड है वो सीजन टू सीजन चेंज होती है, पैसे की डिमांड सीजन टू सीजन चेंज होती है। जैसे कि दिवाली आई थी, दिवाली में पैसे ज्यादा लोग विड्रॉ भी करते हैं, बैंक में ज्यादा पैसे डालते भी है, सब लोगों को पैसे की जरूरत पड़ती है। अभी सब माहौल दिवाली के बाद ठंडा हो गया तो कोई इतना पैसे का यूज करता नहीं है, ठीक है। For this reason in 1920s it was replaced by the proportional reserve system। इसीलिए 1920 में यह सिस्टम को हटाया गया और उसके जगह पे लाया गया प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। सर प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम यानी कौन सा सिस्टम? ये देखो सेकंड सिस्टम है नोट इशू करने का। तो सेकंड सिस्टम हमारे पास नोट इशू करने का कौन सा आ गया? प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम।
ये रहा प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। हाँ जी, तो जरा ध्यान दो, हम लोग एक काम करेंगे, सेकंड वाला जो प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम है उसके पहले इसके कुछ मेरिट्स देख लेते हैं कि भैया फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम और फुल रिजर्व सिस्टम के मेरिट्स क्या है और डेमेरिट्स क्या है, मतलब क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। ठीक है, सबसे पहले उसने बोला है कन्वर्टिबिलिटी। इसमें कन्वर्टिबिलिटी होती है, आपको कुछ तो भी आरबीआई के पास गिरवी रखना होता है गवर्नमेंट को और उसके बदले में आपको पैसा मिलता है। पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक को कॉन्फिडेंस रहता है। सर पब्लिक कॉन्फिडेंस की क्या बात है इसमें? ऑब्वियसली बात है बेटा, अगर गवर्नमेंट ने आरबीआई से लोन लिया 100 करोड़ का, गवर्नमेंट ने आरबीआई से अगर लोन लिया 100 करोड़ का, तो गवर्नमेंट ने आरबीआई को कुछ दिया भी तो है। ये देखो दिया है गवर्नमेंट ने आरबीआई को, क्या दिया है? 100 करोड़ का मान लो गोल्ड दिया है। ये देखो, ये मान लो 100 करोड़ का गोल्ड दिया है, उसके बदले में आरबीआई ने इसको दिया है पैसा। अब पब्लिक को कॉन्फिडेंस है, पब्लिक को इतना पता है कि भैया हम लोग सेफ है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने भले ही 100 करोड़ का लोन लिया है, लेकिन आरबीआई के पास उतने करोड़ का क्या है? गोल्ड ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है जी हाँ सर। उसके बाद नो डेंजर ऑफ ओवर इशू ऑफ एन इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई बढ़ने का कोई टेंशन नहीं है इसमें। महंगाई बढ़े चाहे ना बढ़े, गोल्ड जो है वो रेट बढ़ते जाएंगे, तो आरबीआई को भी फायदा है, गवर्नमेंट को भी फायदा है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी यानी कि जो प्राइस है वो स्टेबल रहेगा, गोल्ड का जो प्राइस है वो चेंज होते रहता है, इसलिए गवर्नमेंट आरबीआई गवर्नमेंट को जितना भी पैसा देगी वो सब स्टेबल रहेगा, यानी गवर्नमेंट उनका पैसा कहीं डुबाकर नहीं लेके जाएगा। उसके बाद सुटेबल फॉर द डेवलप्ड इकोनॉमिक्स, ये डेवलप्ड इकोनॉमिक्स के ही काम आता है जहाँ की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, जैसे कि यूएसए। हमारी इंडियन कंट्री की जो इकोनॉमी है वो डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं है, लेकिन यूएसए की जो इकोनॉमी है वो क्या है? डेवलप्ड इकोनॉमी है। ठीक है, चलो डिमेरिट्स क्या क्या है, मतलब क्या क्या नुकसान है इसके। तो पहले तो ये लेस इलास्टिक है। लेस इलास्टिक मतलब होता है जिसकी डिमांड ज्यादा नहीं है, नो डिमांड। लेस इलास्टिक मतलब होता है नो डिमांड, जिसकी डिमांड ज्यादा नहीं है, जो ज्यादा चलता नहीं है। उसके बाद बोलता है कि ये कॉस्टली है, महंगा है। ऑब्वियसली बात है, 100 करोड़ का पहले गोल्ड जमा करो उसके बाद पैसा मिलेगा 100 करोड़, कॉस्टली है। इनकन्वीनियंट जाता है गवर्नमेंट को, जल्दी से अगर पैसा चाहिए तो इनकन्वीनियंट है, क्योंकि मतलब दिक्कतें जाती है इसमें। क्यों? क्योंकि आपको पहले 100 करोड़ की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी गोल्ड की, वो आरबीआई को देना पड़ेगा, उसके बाद आरबीआई आपको पैसा देगा। उसके बाद वेस्टेज इसमें बहुत ज्यादा होता है। अब वेस्टेज क्या है वो आई डोंट नो, लेकिन डिमेरिट्स में डाला बोलते हैं वेस्टेज है। अनसुटेबल होता है, अनसुटेबल मतलब ये हमारे काम की चीज नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बोला है कि ये चीज हमने 1920 में ही छोड़ दी थी। समझ में आया क्या? देखो जब अंग्रेजों का राज था तब अंग्रेजों के जमाने में ही हमने ये चीज क्या कर दी थी? यूज करना छोड़ दी थी। 1920s में ही हमने स्किप कर दिया और नया सिस्टम लाया था जिसको कहते थे प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। समझ में आया? तो चलिए आइए दूसरे सिस्टम पे आते हैं, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। इसमें क्या है देखते हैं। दूसरा जो सिस्टम है वो है प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम में क्या होता है, अब जरा ध्यान से सुनना। ये सिस्टम प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम में होता ये है कि ये आरबीआई है, ये गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट ने आरबीआई से मान लो 100 करोड़ की मांग की, डिमांड की 100 करोड़ की, कि आरबीआई से गवर्नमेंट को 100 करोड़ का लोन चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को यहाँ क्या था? यहाँ आरबीआई उनको पूरा का पूरा जितना उधार चाहिए उतना गोल्ड मांगती थी, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो आरबीआई को क्या मांगेगी? गवर्नमेंट जो है, सॉरी आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट को क्या मांगेगी? बोलेगी ठीक है आपको 100 करोड़ का लोन चाहिए ना, बदले में आप एक काम करो, इसमें से कुछ परसेंट, जैसे लेटर सपोज 40% का गोल्ड जमा कर दो,
बाकी जो है 60% का आप सिक्योरिटी दे सकते हो। ऐसा कौन कहता है? आरबीआई। आरबीआई गवर्नमेंट से कहेंगी हम आपको लोन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जितना लोन आपको चाहिए, जैसे लेटर सपोज 100 करोड़, उसमें से एक एग्जांपल लिया मैंने, 40% का हमको क्या दे दो, गोल्ड दे दो, और 60% का क्या दे दो, सिक्योरिटीज दे दियो। तो जो गिरवी रखने की चीजें थी वो प्रोपोर्शन में बांट दी। जैसे कि 40% आपको मांगा जा रहा है सिर्फ गोल्ड, और 60% आपको सिक्योरिटी मांगी जा रही है। तो सिक्योरिटी यानी क्या सर? तो सिक्योरिटी यानी जैसे कि लेटर सपोज एग्जांपल है शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, है ना, व्हाटएवर, और बहुत सारी चीजें हैं, डिपॉजिट्स एंड ऑल, बहुत सारी चीजें होती है। समझ में आया क्या? तो ये चीजें, तो देखो अगर 100 करोड़ आपको चाहिए तो आरबीआई बोलता है कि हमको 40% यानी 40 करोड़ का क्या दे दो, गोल्ड दे दो, और 60 करोड़ की क्या दे दो, सिक्योरिटी दे दो आपकी कंपनी में। समझ में आया क्या? ऐसा गवर्नमेंट को डिमांड किया आरबीआई ने। तो देखो जो उधारी आपको चाहिए, 100 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को चाहिए, उसको पाने के लिए आरबीआई ने उनको चीजें प्रपोर्शन में बांट दी। इसलिए इस मेथड को प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम कहते हैं कि आपको आरबीआई के पास कुछ चीज रिजर्व करनी पड़ेगी, लेकिन वो प्रोपोर्शनेटली आपको कुछ रिजर्व गोल्ड का करना पड़ेगा, कुछ रिजर्व सिक्योरिटी का करना पड़ेगा। समझ में आएगा? इसलिए इसको बोला जाता है प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। क्लियर है? आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होंगी। मैं इस चीज को यहां लिख लूं, मैं इस चीज को नीचे लेके आता हूं। यहाँ लाते हैं इसको, मतलब ये हमको 100 करोड़ का चाहिए, तो उसमें से ये डिवाइड होगा 40% गोल्ड, एक सेकेंड, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है? अब ठीक रहेगा? इसको थोड़ा और पास ले लूं? ठीक है सर, आप बोले, आपने कहा तो मैंने सुना। हाँ सर, अब ठीक है सर। ठीक है, तो ऐसी चीज है। बात समझ में आई क्या बेटा? ओके सर, समझ में आ गया सर। मतलब सर आप कहना चाहते हैं कि अगर हमको कोई चीज उधारी चाहिए, पैसा उधार चाहिए गवर्नमेंट को, तो पूरा का पूरा जितना उधार चाहिए उतना गोल्ड रख दो, वो हो गया फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम। बिल्कुल सही है बेटा। और अगर आपको पैसा उधार चाहिए और उसमें से आपको गिरवी रखनी है, कुछ रखना है आपको गोल्ड और कुछ रखनी है आपको सिक्योरिटीज, तो उसको बोलेंगे प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। आइए इसको पढ़ते हैं। अंडर प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, the issuing authority was required to maintain a reserve for the gold for the note being issued। देखो इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पर जो बोला है, इशूइंग अथॉरिटी जो वर्ड है ये है आरबीआई को, क्योंकि इशूइंग अथॉरिटी कौन है? आरबीआई, सेंट्रल बैंक, क्योंकि पैसा वो इशू कर रहा है। आगे बोलता है, यहाँ पर एग्जांपल दिया है, एग्जांपल, इफ परसेंटेज ऑफ रिजर्व इज 40%, then the issuing authority would have to maintain a reserve of gold ₹40 for the issue of ₹100। अब यहाँ पे उसने दूसरी बात नहीं कही है, बोलता है कि अगर आपको 100 रुपीज उधार चाहिए तो इसमें से 40 रुपए का गोल्ड रखना पड़ेगा। बस बात खत्म, इतनी सिंपल बात है। मतलब आप 40 रुपए का गोल्ड लेके जाओ, आप 40 रुपए का क्या लेके जाओ? गोल्ड लेके जाओ, उसके बदले में आपको 100 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है क्या? प्रोपोर्शन में कर दिया। 100 रुपए चाहिए तो 40% एटलीस्ट आपको गोल्ड रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन याद रखना ये एग्जाम्पल है, मैंने आपको ओरिजिनल बात यहाँ सिखाई है। कहाँ गई ओरिजिनल बात? ये देखो, ये यहाँ पर सिखाई है कि 40% आपको रखना होगा गोल्ड और बाकी की रखनी होगी सिक्योरिटीज। समझ में आएगा? इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। आगे उसने कहा है द प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम ऑफ नोट इशू गेन्ड पॉपुलैरिटी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पहला वर्ल्ड वॉर जब हुआ, कब हुआ पहला वर्ल्ड वॉर? कब हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? बताओ सर। वो सर गूगल पे सर्च करो, काम की बातें सर्च किया करो, ऐसी फालतू बातें तो बहुत सर्च करते हैं हम लोग, फालतू वेबसाइट भी बहुत देखते हैं। सर्च करो, आपका होमवर्क है, और कमेंट में टाइप करो। कमेंट में यानी कि आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हो,
जो लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में डालो कि पहला वर्ल्ड वॉर कब आया था, ठीक है, कब हुआ था, सॉरी। इट वॉज एडॉप्टेड बाय द यूएसए इन 1914। यूएसए ने इसको 1914 में एडॉप्ट किया इस मेथड को। फ्रांस ने 1928 में किया और लेटर बाय मेनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, उसके बाद में बहुत सारी कंट्रीज ने इसको क्या किया, अडॉप्ट किया। लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन नाम की एक कमेटी थी, इनके रिकमेंडेशन पे इन्होंने जब हमको बताया तब जाके इसको इंडिया ने अडॉप्ट किया 1927 में। इतनी अच्छी अच्छी बातें अगर आप आंसर में लिखोगे तो किसी की मजाल है आपको फेल करने की। इतना जो थ्योरी सब्जेक्ट होता है ना बेटा, उसको कभी भी बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ना, उसको पढ़ना इंटरेस्ट देकर, ऐसा समझकर पढ़ना कि इससे मुझे कुछ ज्ञान मिल रहा है। अब कहाँ आपको मालूम था कि बताओ कि नोट इशू करने की कितनी मेथड होती है, परम ज्ञान हुआ ना प्राप्त। जी हाँ, बस आप उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो इसलिए आपको दिमाग में कुछ नहीं आता, बस आप रट्टा करके चले जाते हो। नोट आरबीआई सेंट्रल बैंक नोट इशू करता है गवर्नमेंट को, पैसा इशू करता है, तो वो 3 मेथड है उसकी। पहले चलती थी 1920 तक, कौन सी मेथड चलती थी, फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम। उसके बाद 1927 से ये केबीसी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1927 से इंडिया में कौन सी मेथड अडॉप्ट हुई, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, ठीक है। अब देखो अभी कौन सा चल रहा है, तो उसके लिए हमको आगे पढ़ना पड़ेगा। अब देखो 1927 में ये आई मेथड इंडिया में, समझ में कहानी। उसके बाद इंडिया फॉलोड द प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम ऑफ द नोट बिटवीन 1935 एंड 1956। इंडिया ने इस सिस्टम को 1935 से लेके 1956 तक के यूज किया, समझ में आया। The original RBI Act 1934 had a provision that mentioned the issuance of the currency note must be according to the proportional reserve system. The original act required RBI to maintain 40% of the result in gold for the backing the issue currency note in India. On 6th October 1956, RBI replaced the proportional reserve system with another method of note. ध्यान से सुनना, 6 अक्टूबर, ये इंपॉर्टेंट है, 6 अक्टूबर 1956 में आरबीआई ने एक नया मेथड ला लिया, रिप्लेस कर दिया प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम को, मतलब इस सिस्टम को भी हटा दिया गया, उसके जगह पर कौन सा सिस्टम आया, मिनिमम रिजर्व मेथड, मिनिमम रिजर्व मेथड, ठीक है। मतलब इस मेथड को हटाया गया 6 अक्टूबर 1956 में, समझ में आया क्या। अगर मैं बात करूं इस चार्ट में हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो मेथड है अपना, ये कब तक चला, तो ये जो मेथड चला हमारा, मैं कहाँ लिखूं, ठीक है मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ये जो मेथड है हमारा ये चला 1920 तक की, ठीक है। फिर वहां से 1935 से लेकर 1956 तक चला प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, मतलब इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती थी, नोट को इशू करती थी, ठीक है। बड़े काम की बात बोली है मैंने, भूलेगा नहीं। ये देखो, उसके बाद 1935 से लेके 1956 तक के जो मेथड चली वो चली प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, और 6 अक्टूबर 1956 को लाई गई एक और नई मेथड जिसका नाम था मिनिमम रिजर्व मेथड, ठीक है क्या। मतलब सर आप कहना चाहते हैं कि तीसरी भी मेथड आई है, बिल्कुल बेटा एकदम सही पकड़े हैं। तो तीसरी भी मेथड आई जिसका नाम था मिनिमम रिजर्व मेथड। मिनिमम रिजर्व मेथड, ठीक है बच्चा। अब देखो ये मेथड को लाने का काम क्यों पड़ा, देखो आप एक बात बताओ, इस मेथड में भी पूरा का पूरा हम लोग रिजर्व कर रहे थे। ये देखो जितना पैसा चाहिए उतने रुपए की चीज गिरवी रखो। अब प्रश्न इतना ही था कि यहाँ पे पूरा का पूरा गोल्ड रखा जाता था, तो इतना गोल्ड हम लाए कहां से, तो इन्होंने चेंज किया, बोले ठीक है पूरा गोल्ड मत लाओ, आप सिर्फ 40% गोल्ड दे दो और बाकी का सिक्योरिटीज दे दो, लेकिन रखना तो 100% ही है ना गिरवी, गिरवी तो 100% ही चीज रखनी है कि नहीं रखनी है ना, बात समझ में आ रही क्या। अरे गिरवी तो 100% चीज ही रखनी है आपको, क्लियर है। तो उससे अच्छा
एक चीज लाई गई और सिस्टम लाया गया, उसको बोला गया मिनिमम रिजर्व मेथड। इसका नाम ही मिनिमम है। आपको गिरवी रखना है तो कम से कम चीज गिरवी रखो, पैसा ज्यादा मिलेगा। ठीक है, चलो अब इसमें पढ़ते हैं। अच्छा, पहले इसके मेरिट्स डिमेरिट्स पढ़ लिए। तो मेरिट्स क्या बोलते हैं, कन्वर्टिबल है, ये भी इलास्टिक है। इलास्टिक मतलब जिसकी डिमांड ज्यादा है। ये सिंपल जाता था लोगों को, पब्लिक कॉन्फिडेंस इससे बढ़ता था। नो रिस्क, इसमें रिस्क नहीं था क्योंकि सिक्योरिटी आई थी, मतलब सिक्योरिटी गिरवी रख रहे थे आरबीआई के पास। सिक्योरिटी मतलब शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, तो इसमें रिस्क नहीं था। गोल्ड भी जो है, सोना कभी कभी नकली निकल सकता है, लेकिन सिक्योरिटी कैसे नकली निकलेगी, बराबर है। डिमेरिट्स, कॉन्ट्रैक्शन डिफिकल्ट हो रहा था, कन्वर्टिबिलिटी जो थी वो रियल नहीं हो रही थी, वेस्टेज ऑफ गोल्ड हो रहा था, अनइकोनॉमिकल चीजें थी, अनसुटेबल फॉर द डेवलपिंग इकोनॉमी। इसको मैंने फास्ट इसलिए पढ़ाया क्योंकि अगर पेपर में आपको मेरिट्स डिमेरिट्स मतलब ये कंसेप्ट पूछा तो आपको सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिख के आने हैं। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिए है वो लिखना नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ आएगा एक्सप्लेन द प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम इन डिटेल्स, बराबर है। तो आपको लिखना है ये पूरा पैराग्राफ जितना हमने पढ़ा है, ये वाला पूरा। ठीक है, उसके बाद मेरिट्स के सिर्फ आपको लिखने हैं बुलेट पॉइंट्स 1 2 3 4 5, और डीमेरिट्स के भी लिखने हैं 1 2 3 4 5। कहानी खत्म हो गई। ठीक है जी, और बाकी का इसके अंडर में आप अगर पढ़ के जाते हो तो फिर थोड़ा बहुत 1-2 लाइन लिख लोगे तो आंसर उतना ही बड़ा हो जाएगा आपका। चलिए, तो तीसरी मेथड जो आई वो आई मिनिमम रिजर्व मेथड, यानी कि कम से कम पैसा, कम से कम चीजें गिरवी रखो और ज्यादा से ज्यादा पैसा लेके जाओ। तो देखो इसमें क्या बोला, इन इंडिया करेंसीज आर इशूड बाय द आरबीआई। इंडिया में जो करेंसी इशू होती है वो आरबीआई के द्वारा होती है, विद द बैकिंग ऑफ द रिजर्व्स कंप्राइज्ड ऑफ द गोल्ड एंड द फॉरेन करेंसीज। मतलब आरबीआई के पास आपको गोल्ड या तो फिर फॉरेन करेंसीज को गिरवी रखना होता है और उसके बाद आपको पैसा इशू होता है। ये देखो यहाँ पर दिया है, गोल्ड या तो फिर फॉरेन करेंसीज आपको क्या रखनी होती है, गिरवी रखनी होती है, बराबर है क्या। आगे उसने बोला है फॉर द इशू ऑफ द करेंसीज द आरबीआई फॉलोज मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अभी रिसेंटली कौन सा सिस्टम चल रहा है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम चल रहा है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम वाज अडॉप्टेड इन द 1956। ऑब्वियसली बात है, ये 1956 में बंद हो गया, ये देखो, तो यहां से ये चालू हो गया होगा, 1956 से ये चालू हो गया। अरे हाँ है ना, 1956 तक कौन सा चलता था, प्रोपोर्शनल चलता था। फिर 1956 से कौन सा चालू हो गया, मिनिमम रिजर्व मेथड चालू हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते। थियरी को ऐसे नोट्स बना के पढ़ लिया करो, थ्योरी को जो है वो ऐसे नोट्स बना के पढ़ लिया करो तो आपको जल्दी से जल्दी लर्न हो जाएगा। चलिए, तो बोलता है प्रायर टू मिनिमम रिजर्व सिस्टम, प्रायर टू मिनिमम रिजर्व सिस्टम मतलब मिनिमम रिजर्व सिस्टम आने के पहले, द सिस्टम दैट प्रिवेल्ड इन इंडिया वाज प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम। बोलो ये कोई बात है, बोलते मिनिमम रिजर्व आने से पहले प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम यूज होता था। हमने तो पूरी पीएचडी करके आए हैं अभी प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम में, है ना। चलो अब देखो यहाँ पे असली मतलब पता है, अंडर मिनिमम रिजर्व सिस्टम द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ रिजर्व ऑफ गोल्ड टू बी मेंटेन अगेंस्ट द नोट इशूड इज फिक्स्ड बाय द लॉ। ये काम की बात है, ये बड़े काम की बात है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम में क्या होगा, तो कहता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम में आपको मिनिमम चीजें रिजर्व करनी पड़ेगी, मिनिमम रिजर्व करना पड़ेगा। लेकिन लॉ बोलता है अपने मर्जी से नहीं रिजर्व करना पड़ेगा, नहीं तो बोलेंगे गवर्नमेंट, मोदी जी बोलेंगे हमको 100 करोड़ चाहिए और हम 5 करोड़ की चीजें गिरवी रखते हैं। एठो ना चलबे ना, ऐसा नहीं होता। ये जो रिजर्व रखना है, मिनिमम रखना है, बात सही है, लेकिन रिजर्व आपको रखना कितना है, जो रिजर्व आपको रखना है बेटा, वो रिजर्व आपको उतना ही रखना है जो लॉ बोलेगा। ठीक है क्या, जितना रिजर्व लॉ में लिखा गया, लॉ में लिखा गया मतलब कानून में बोला गया, कानून पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, तो वो हमको यहाँ पर नहीं है। बस आप इतनी बात समझ लो, मिनिमम रिजर्व मेथड में आपको रिजर्व मिनिमम रखना पड़ता है और जितना लॉ ने बोला गया उतना रिजर्व आपको रखना पड़ेगा। उसके ऊपर एक्चुअली लॉ बनते हैं इसके ऊपर, तो वो लॉ पढ़ेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते। अगेंस्ट द देयर इज द मिनिमम रिजर्व
द मॉनेटरी अथॉरिटी कैन इशू एज मच पेपर करेंसी एज कंसिडर इन द नेसेसरी फॉर द इकोनॉमी। तो जैसे आप मिनिमम रिजर्व चीजें रखते हो तो पेपर करेंसी आपको इशू की जाती है जो आपकी इकोनॉमी में चलती है। देयर इज नो अपर लिमिट फिक्स्ड फॉर द इशू ऑफ करेंसी। इसके लिए कोई अपर लिमिट मतलब कितनी ज्यादा आप करेंसी इशू कर सकते हो इसकी कोई लिमिट नहीं दी है, आपको जितना चाहिए उतना। कानून में बोला गया है, कानून लिखा गया है, कानून बहुत सोच समझ कर ही लिखा जाता है, समझ में आएगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो थे, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने बहुत बड़ा संविधान वर्ल्ड का लिखा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान है, उसके तहत ये लॉ बनता है, उसके तहत कानून बनता है, और जो कानून में लिखा होगा उसके ऊपर कोई नहीं है बेटा, ठीक है। तो बोलता है कानून में इसकी कोई अपर लिमिट फिक्स की नहीं गई है, ठीक है। तो लिमिट जो होगी वो सोच समझ कर ही बनाई गई होंगी, ठीक है। आगे, अंडर मिनिमम रिजर्व सिस्टम आरबीआई हैज टू कीप अ मिनिमम रिजर्व ऑफ 200 करोड़। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, आरबीआई सिर्फ कितने रुपए का रिजर्व रख सकता है, 200 करोड़ तक का ही रिजर्व रख सकता है। देखो लिमिट बोला था ना कि लिमिट कितनी है इसकी, लिमिट तो लिमिट आई है 200 करोड़ रुपीस, ठीक है। 200 करोड़ रुपीस तक के ही आरबीआई क्या कर सकता है, रिजर्व रख सकता है। अब इस रिजर्व में क्या क्या चीजें आएंगी, तो बोलता है कंप्राइजिंग ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड फॉरेन करेंसीज। तो वही दो चीजें रख सकता है, क्या दो चीजें, गोल्ड कॉइन्स और फॉरेन करेंसीज, ठीक है। गोल्ड कॉइन्स और फॉरेन करेंसीज, ये दिखने के लिए तकलीफ दे रहे हैं क्या, वेट एंड वेट, मैं कलर दूसरा चूज कर लेता हूं। ये गोल्ड कॉइन्स और फॉरेन करेंसीज मतलब आपको रिजर्व रखना है, जमा रखना है आरबीआई के पास कुछ तो भी, लेकिन क्या चीजें, दो चीजें, गोल्ड कॉइन्स और फॉरेन करेंसीज। आगे बोला है उसने आउट ऑफ द टोटल 200 करोड़ 115 करोड़ शुड बी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स। देखो उसने बोला है, ये भी लिमिट इंपॉर्टेंट है कि 200 करोड़ में से आपको 115 करोड़ के क्या रखने हैं, गोल्ड कॉइन्स रखने हैं। मतलब देखो इस रिजर्व इस सिस्टम में हमारे पास रिजर्व रखना है मिनिमम, तो रिजर्व हम क्या क्या रखेंगे, तो दो चीजें रिजर्व रखेंगे। क्या रिजर्व रखेंगे, दो चीजें रिजर्व रखेंगे, और दो चीजें कौन सी रिजर्व रखेंगे, गोल्ड कॉइन्स एंड फॉरेन सिक्योरिटीज, ठीक है जी। तो गोल्ड कॉइन्स कितने रखने हैं हमको, 115 करोड़। टोटल लिमिट कितनी है आपके पास, जो लॉ ने दिया है आपको लिमिट, लॉ ने आपको कितना लिमिट दिया है, 200 करोड़ का लिमिट दिया है। 200 करोड़ में से 115 करोड़ के आपको रखने हैं गोल्ड कॉइन्स, ये लिमिट है, ठीक है। और बाकी के जो बचे हैं वो क्या रखने हैं आपको, फॉरेन करेंसीज, जैसे कि 85 करोड़ आएंगी। ये मोटा मोटी उन्होंने रेशो देकर रखा है कि भैया 200 करोड़ का अगर आपको चाहिए तो 115 करोड़ का आपको गोल्ड कॉइन्स रखने पड़ेंगे और 85 करोड़ की आप फॉरेन सिक्योरिटीज रख सकते हैं। फॉरेन सिक्योरिटीज मतलब या आपके पास डॉलर है या आपने किसी फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा, तो उस हिसाब से भी आप पैसा रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां दिया है कि भैया पर्पस क्या था, क्यों शिफ्ट हुई इंडिया मिनिमम रिजर्व पे। तो द पर्पस ऑफ शिफ्टिंग मिनिमम रिजर्व सिस्टम वाज टू एक्सपैंड मनी सप्लाई टू मीट द नीड्स ऑफ इंक्रीजिंग ट्रांजैक्शन इन द इकोनॉमी। ऑब्वियसली बात है, इकोनॉमी मतलब हमारा सोशल इन्वायरमेंट जिसमें दिन ब दिन ट्रांजैक्शंस बढ़ते जा रहे थे, पैसों की जरूरत बढ़ते जा रही थी, इसलिए आरबीआई को ज्यादा से ज्यादा नोट प्रिंट करने पड़ते थे, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो है यानी कि इंडिया में मिनिमम रिजर्व सिस्टम को क्या किया गया, लाया गया। समझ में कहानी। तो ये सिस्टम आजकल चल रहा है। अब इसके मेरिट्स देख लेते हैं। ये इकोनॉमिकल है, मतलब आज इकोनॉमी में चल रहा है। इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी मतलब इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। एंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है और इकोनॉमी की ग्रोथ भी हो रही है। अवॉइड्स द डिफ्लेशंस, मतलब डिफ्लेशन में नहीं जा रहा है इकोनॉमी बढ़ती जा रही है इंडिया की। यूजफुल ड्यूरिंग द इमरजेंसी, इमरजेंसी में बहुत काम आता है ये। अब देखो डिमेरिट्स क्या है इसके, ओवर इश्यूज। अब भैया आसान चीज है तो ज्यादा इशू होता है, ज्यादा पैसे प्रिंट होते हैं, समझ में आएगा।
लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक को कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या बोला था डिमेरिट्स में, यहाँ पे डिमेरिट्स में क्या बोला था कि पब्लिक को कॉन्फिडेंस उतना नहीं है, लेकिन यहाँ बोला है कि पब्लिक को ज्यादा ही कॉन्फिडेंस आ गया। ये मेरिट डिमेरिट्स ऐसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद बोलता है एक्सचेंज इंस्टेबिलिटी। एक्सचेंज इंस्टेबिलिटी मतलब इंस्टेबिलिटी अभी नहीं रही, आपको कम पैसा देकर ज्यादा पैसा लेकर जाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो, ये देखो यहां पर हमको 100% रिजर्व रखना पड़ता था इसमें, कौन से इसमें, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम में, और फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम में भी 100% पैसा गिरवी रखना पड़ता था, कुछ तो भी गिरवी रखना पड़ता था। यहाँ पे वैसा नहीं है, क्योंकि इसका नाम ही है मिनिमम रिजर्व, आपको मिनिमम रिजर्व रखना है। तो इनस्टेबिलिटी होगी, मतलब 40 रुपए में गिरवी रखूंगा तो मुझे 100 रुपए उधार मिल जाएगा, ठीक है। तो इनस्टेबिलिटी होगी। कहाँ गया, डेंजर ऑफ इन्फ्लेशन। अच्छा, इससे बोलते हैं महंगाई बढ़ सकती है बॉस, इससे महंगाई बढ़ने का खतरा रह सकता है। कैसे, ऑब्वियसली बात है, बताओ। कोई गवर्नमेंट है, मान लो, ऐसा तो कभी होता नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने 40 रुपए की चीज गिरवी रखी, आरबीआई ने उसके पास 100 रुपए का उसको क्या दिया, लोन दिया। 40 रुपए की चीज गिरवी रखी, 100 रुपए लोन दे दिया, और गवर्नमेंट ने पैसा डुबा दिया, या फिर गवर्नमेंट पैसा दे नहीं पाई, तो आरबीआई वो जो वस्तु रखी है आरबीआई के पास गिरवी 40 रुपए की है, उसको बेच के सिर्फ 40 ही रिकवर कर पाएगी, बाकी के 60 तो डूब गए ना। अभी जो 60 डूब गए उसको रिकवर करेंगी जनता से, तो इसलिए महंगाई बढ़ेगी। समझ में आया। एब्सेंस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, इसमें कन्वर्टिबिलिटी का कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें कन्वर्टिबिलिटी होती नहीं है। बात समझ में आई क्या, क्लियर है। तो हमने अभी जो पढ़ा वो पढ़ा क्या, हमने पढ़े मेथड्स ऑफ नोट इशू, मेथड्स ऑफ नोट इशू। तो हमने मेथड्स ऑफ नोट इशू में पढ़े 3 मेथड, जिसमें हमने पढ़ा फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम, जिसको फुल रिजर्व सिस्टम भी कहते हैं, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, जिसको प्रोपोर्शनली कुछ चीजें रखनी है बैंक के पास, उसके बाद आपको पैसा मिल जाएगा, और मिनिमम रिजर्व मेथड, यानी कि मिनिममली आपको कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना पड़ता होगा, जो शुरू हुआ था 1956 में, अभी तक वही चल रहा है। आरबीआई इसी मेथड के थ्रू क्या करती है, पैसे को इशू करती है। समझ में आया। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो ले लो इसका। चलिए, आई होप कि आपने इसका फोटो ले लिया होगा, ठीक है। इसको आपको कॉपी में बनाना है, या फिर आपके पास नोट्स अवेलेबल है जो मैंने दी हुई है, उसी के हिसाब से आपको इसको बनाना है, या फिर कहीं लिख लो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके बाद आप देख रहे हैं नोट्स में, मैं आपको दिखा दूं कि इसके बाद हमारा यूनिट नंबर 2 चालू होता है, लेकिन यूनिट नंबर 2 चालू होने से पहले हमारे पास 2 कंसेप्ट बचे हुए हैं। 2 कंसेप्ट कौन से बचे हुए हैं वो मैंने आपको बताया था कि हम एक बार आते हैं, हमारा कहाँ तक हुआ था, अभी तक हमने क्या क्या कर लिया। तो हमारा मेथड ऑफ नोट इशू हो गया। अब हमारी 2 चीजें पेंडिंग है, जो मैंने आपको पहले भी बोली थी कि टाइप्स ऑफ मनी हमारे बाकी है, और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भी बाकी है। समझ में आया। तो ये 2 टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, और इससे अपना यूनिट 1 जो है वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है जी, यूनिट 1 आपका हो जाएगा एंड। समझे। तो बस आज करते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।